अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुजम्मिल। आज की अहम डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो ऑडियो लीक्स का मामला, जिसके बाद सियासत में एक हलचल दिखाई दे रही थी, उस पर हुकूमत ने एक्शन लेने का मुतालबा किया है और ऑडियो लीक्स के इशू के ऊपर आला इख्तियाराती कमेटी कायम करने का फैसला किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और इस कमेटी के अंदर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं यानी कि ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो सरबराहान हैं वो शामिल होंगे और 12 रुकनी ये कमेटी होगी। और काम यही होगा इसका कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आया इतनी हाई प्रोफाइल गुफ्तगू उसको बग किया गया है या टेलीफोन टैप किए गए हैं, क्या माजरा है ये और इस पर कौन कौन से नाम सामने आ सकते हैं। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोब करने के लिए ये कमेटी कायम की है। यकीनन जल्द अज जल्द इस कमेटी को अपनी फाइंडिंग्स पूरी करनी चाहिए ताकि ये बात सामने आ सके कि एक साबिक वज़ीर आज़म और एक मौजूदा वज़ीर आज़म की ऑडियोज़ कैसे डार्क वेब पे सेल के लिए फ़्लोट करती दिखाई दे रही हैं और हर हफ्ते नई लीक सामने आ रही होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए आज मरीम नवाज़ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनकी जानिब से एक तवील गुफ्तगू की गई और इस मौके पर उन्होंने निशाना बनाया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तनकीद का। साथ साथ ये भी इंकशाफ किया है या फिर आप इल्ज़ाम कह लीजिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो ईवान सदर में खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि NRO का मुतालबा किया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से और ये मुलाकातें ईवान सदर के प्रेमिसेस के अंदर हो रही हैं। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि खान साहब जब इक़्तिदार में थे तब प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे और अब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इस पर भी आज बात करेंगे। और साइफ़र गुम होने के हवाले से भी मरीम नवाज़ साहिबा ने खासी तनकीद की इमरान खान साहब के ऊपर। और अगर आज कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की बात करें तो फैसल वावडा साहब जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जो ताहियात नाअहली का केस है उस पर जो दरख्वास्त थी इस पर समाअत की गई और बड़े आम रिमार्क्स इस समाअत में आज सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, जिन्होंने ये कहा कि जो ताहियात नाअहली का है आर्टिकल 62(1)(f) है, ये एक काला कानून है और ड्रैकोनियन लॉ इसको करार दिया गया। तो यकीनन साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की नाअहली भी इसी आर्टिकल के तहत सामने आई थी, इस पर भी आज बात होगी। इसके अलावा असद उमर साहब ने भी मुतालबा किया है कि तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े हैं उनको एक साथ मंजूर किया जाना चाहिए। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं बैरिस्टर हसन साहब मौजूद होंगे। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू द शो। आगाज़ यहीं से करना चाहेंगे क्योंकि आपका भी एक लीगल बैकग्राउंड है और आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से जो आज कोर्ट के रिमार्क्स सामने आए हैं, क्या लगता है आपको कि हाई टाइम हो चुका है कि इसके ऊपर भी बात की जानी चाहिए, जिस तरह से कोर्ट की तरफ से आज ये नोशन दिया गया है कि ताहियात नाअहली जो है ये पॉलिटिक्स में रहकर किस तरह से इसको रैशनलाइज किया जाए? आप सपोर्ट करते हैं इसको? बहुत शुक्रिया जी। देखें, बहुत से कवानीन की बेहतरी होनी चाहिए और ज़्यादातर कवानीन जो भी आपको नज़र आएंगे 62(1)(f) हो या दूसरे कवानीन, ये ज़्यादातर आमरीतों के दौर में बनाए गए हैं। स्पेसिफिक लॉज ज़रा बहुत से असम्बलीज़ के अंदर लोगों को लाने में रोकने के लिए, ये जो जैसे है सादिक और अमीन वाली बात, अब पूरी कायनात में सादिक और अमीन सिर्फ रसूल पाक की ज़ात है, लेकिन ये जनरल ज़िया ने एक स्पेसिफिक एजेंडे के तहत ऐसी बातें शामिल की हैं जो कि मेरे ख्याल से काबिल कबूल नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर कोई कानून में तरमीम होनी है किसी भी लॉ के अंदर, तो हर वक्त अदालतों के फैसलों पे नहीं होनी है। अदालतों का काम है कि वो फैसलों की अपनों की जो भी उनके पास मामला आए उसमें कानून की तशरीह करें। अगर ये होना है तो फिर ये पार्लियामान में होना है। अगर ये वाडा के लिए ये कानून गलत है तो कल तक जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता रहा उनके लिए ये कानून कैसे ठीक था? और क्या वाडा साहब इमरान खान की मर्जी से गए हैं? क्योंकि इमरान खान तो इस कानून के बड़े हिमायती रहे हैं और वो तो बड़ा इसे सपोर्ट करते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर बहुत से कवानीन जिसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी के दाखिले को रोका गया है, पार्लियामान के अंदर मखसूस लोगों के दाखिले का रास्ता बनाया गया है, इसके लिए अगर कोई कानून साजी होनी है तो इसके लिए एक डायलॉग का आगाज होना चाहिए विद इन पॉलिटिकल पार्टीज भी, और वैसे भी राय आमा आप लोग बनाएं, आप लोग इस चीज को उठाएं कि कौन सी चीज जरूरी है कौन सी नहीं। ये तो नहीं कि अगर एक कानून किसी एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी एक पॉलिटिकल फिगर के खिलाफ इस्तेमाल हो तब तक तो वो ठीक था, लेकिन वही कानून अगर एक खास किसी लाडली पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल हो
तो फिर एकदम अदालतों को याद आ जाए कि ये कानून अच्छा नहीं है। अदालतों को उस वक़्त याद क्यों नहीं आया जब उन्होंने पहले डिस्क्वालीफाई किया फॉर लाइफ, खुद ही इंटरप्रेट करके किया ना। सही। 62(1)(f में तो नहीं लिखा कि ये फॉर लाइफ होगी। ये बहुत सारी चीजें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में की हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आपने किसी एक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, जैसे कि अभी तौहीन अदालत का मुकदमा इमरान खान साहब का आया था, हालांकि जितने भी पहले लोग थे उन्होंने फैसलों के ऊपर तनकीद की थी, लेकिन इस दफा तो इमरान खान ने कत्ल की धमकी दी है खातून जज को, और फिर उसे रुतबे से गिरा के मैजिस्ट्रेट टोए टोए करके। लेकिन उसके बावजूद उनकी माफी, जो कि वो कहते हैं मैंने माफी नहीं मांगी है, बार बार कहते हैं हमने माजरत की है, उसे जी। बहरहाल कबूल कर लिया गया। लेकिन बहुत से लोगों ने जब माफी मांगी तो हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने उसे कबूल नहीं किया, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया। सर फहरिस्त सैयद यूसुफ रजा गिलानी है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, और उन्होंने कोई तौहीन अदालत नहीं की। तौहीन अदालत कोई लफ्ज नहीं बोला था अदालत के ना फैसले पे। वो अपनी एक कानून की तशरीह एज ए प्राइम मिनिस्टर, और वो सही। भी कहते थे कि मुझे मेरा कानूनी जो मुशीर है उनका मशवरा है कि मुझे खत नहीं लिखना। लेकिन उन्हें टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट कहा ठीक गया है। कि आप जेर हिरासत हैं, और फिर उसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है आमिर लेकिन साहब, पॉइंट इमरान आ गया खान के आपका। लिए फिर जी। एकदम अदालतें नून लीग अच्छी की हो रहनुमा जाती हैं। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे भी यही सवाल होगा कि आर्टिकल 62(1)(f) को काला कानून कहा गया है आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, और नवाज शरीफ साहब भी नाअहली फेस कर चुके हैं इसी ज़म्न में। तो क्या लगता है कि जो लेजिस्लेशन है इस पर, या पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जिस तरह से बात की जा रही है कि सादिक और अमीन का जो वर्ड है वो भी कंट्रोवर्शियल रहा है, लेजिस्लेशन होनी चाहिए, किस तरह से एरेडिकेट करें इसको ताकि जो ताहयात नाअहली है इस पर एक डिबेट तो शुरू हो एटलीस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुजम्मिल साहब। देखें, बिल्कुल होनी चाहिए। आप कैसे एक सियासी कारकुन को, सियासी लीडर को मैदान से आउट कर सकते हैं? मतलब ये कैसे मुमकिन है? सियासतदान को आपको सियासी मैदान में ही रहना चाहिए, और एरीना में रहते हुए कवानीन की पासदारी करते हुए उनको मैदान में अपना सियासी रोल अदा करना चाहिए। तो आज चीफ जस्टिस का भी ये बयान मेरी नज़र से गुजरा है कि आप ताहयात कैसे किसको नाअहल कर सकते हैं। तो आई थिंक दे आर रियलाइजिंग कि इस मुल्क में मैं कहूँगी कि जो खिलवाड़ हुआ है उसमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें आई एम सॉरी, माजरत के साथ हमारी जुडिशरी भी उतनी ही शामिल है जितनी बाकी लोग हैं। और इसका एक सोल्यूशन यही है कि देखें, न्याजी साहब को असेंबलियों में वापस आना चाहिए, और ये बहुत से कवानीन हैं। नहीं शाइस्ता साहिबा, इमरान खान साहब ने तो आपको ऑफर की ना, उन्होंने कहा कि साइफर पे आप इन्वेस्टिगेट करवा लें, मैं पार्लियामेंट में वापस आ जाता हूँ। तो आप उनकी कंडीशन को मान लें, वापस आ जाएंगे वो? मेरे भाई सुने, वो कंडीशन कैसे इसमें कसर कहाँ रह गई? ये देखें, इस साइफर पे ही सुप्रीम कोर्ट में बात गई थी ना जब हुई थी, और इमरान न्याजी साहब के नीचे ही नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें फॉरेन ऑफिस के लोग, जिसमें हमारे तीनों अफवाज के सरबराहान, जिसमें उनके अपने फॉरेन मिनिस्टर, जिसमें वो खुद वो बैठे थे, और उसमें ये सारी डिस्कशन हो चुकी थी। और उसके बाद आपको पता है सुप्रीम कोर्ट भी गई, और उन्होंने वही जवाब बना के उनके जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं उन्होंने एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से पूरी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था। तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें DGIS-PR ने कह दिया है, अमेरिकन खुद डिनाई कर रहे हैं, और हमें भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है, सो इट शुड गो बैक। ठीक है शाइस्ता साहब, पॉइंट आ गया आपका। फैसल अजीज खान साहब तजिया निगार है, हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा आप किस तरह से देखते हैं ताहयात नाअहली को, जिस पर आज कमेंट भी किया गया है हाईएस्ट कोर्ट की तरफ से, और इसको ड्रैकोनियन लॉ कहा गया है। यकीनन पॉलिटिशियंस जो ताहयात नाअहली को फेस करते हैं तो उनकी जो पॉलिटिकल फ्रेंचाइज है उसके लिए खासा ख़तरनाक भी होता है वो, और जो वोटर बेस है वो भी डैमेज होती है उससे। तो क्या किया जाना चाहिए, और जो करंट गवर्नमेंट है वो इस पर लेजिस्लेशन जो सिफारिशात सामने लेकर आ रही है, आप सपोर्ट करेंगे उसको? देखिए, एक तो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब के, और जाहिर है कि उनके रिमार्क्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है और उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन
दूसरी जानिब ये सवाल है कि इस मुल्क के अंदर जिन भी सरबराहान हैं सियासी जमातों के या मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, रहनुमा रहे हैं, उनके ऊपर जो पाबंदी आयद होती रही हैं, उन पाबंदियों को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, जनरली तो मैं इस चीज को सपोर्ट करूंगा कि सियासतदानों के ऊपर पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। सियासतदान जो हैं उनके ऊपर ताहयात पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। उनको केस टू केस उनके मामला को देखा जाना चाहिए कि अगर वो किसी किस्म के इस तरह के जराइम के अंदर मुलविस रहे हैं और वो जुर्म साबित हो जाता है तो जाहिर है कि उसके हिसाब से हो। तो जनरली जो है वो किसी भी सियासतदान के ऊपर, किसी भी पार्टी के सियासतदान के ऊपर ताहयात पाबंदी आयद करना मुनासिब नहीं है। किसी की जबान बंदी के ऊपर मामला होना अब ये भी मुनासिब नहीं है। अब जहाँ तक मामला नवाज शरीफ साहब का है, उनके लिए तो राह हमवार काफी हद तक हो गई। आज मरीम साहिबा की गुफ्तगू से भी बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं और अब क्योंकि उनकी हुकूमत और कानून साजी उस तरह से होने वाली है, लेकिन इससे पहले भी जो चीजें हुई थी ताहयात पाबंदी वाली, वो ठीक नहीं थी। अब भी अगर होनी है तो मैं समझता हूँ कि पाबंदियां खत्म होनी चाहिए सियासतदानों के ऊपर। तो इस पे पार्टीज आपको लग रहा है कि आपस में कोऑपरेट करेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी एक हिस्ट्री है कि वो नैब लॉज हों इससे पहले या सादिक और अमीन का कानून हो, इस पर हमेशा से बैक ऑफ करते रहे हैं। अब आकर वो एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस मरतबा जो सियासतदान है वो कोऑपरेट करके अमेंडमेंट्स करेंगे? देखिए, हमारे मुल्क में इन दो सियासी जमातों की बड़ा मोहब्बत का मामला आजकल चल रहा है। उससे पहले बहुत ही अजीब किस्म का रिलेशनशिप मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है और हम ये देखते रहे हैं कि वो दोनों पार्टियां एक दूसरे से मुताल्लिक क्या क्या नहीं करती रही हैं। जरदारी साहब को 11 साल तक जेल में किसने रखा, उनके साथ तशद्दुद जेल में कैसे हुआ, सीआई सेंटर के अंदर उनकी जबान काट दी गई, मियां साहब ने क्या क्या नहीं कहा, लाड़काना में किस तरह से घसीटने की बातें नहीं हुई। तो दोनों के अगर सियासी जुमलों को देखेंगे, तकरीर के अंदर देखेंगे, और अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2 साल पहले की बात है, इमरान खान साहब के शुरू के दौर के अंदर भी बिलावल साहब की नवाज शरीफ साहब के लिए तकरीर कैसी थी, मरियम साहिबा की जरदारी साहब के लिए तकरीर कैसी थी। और इन दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के खिलाफ खूब मुकदमात बनाए जो नैब के अंदर गए और दोनों पार्टीज ने बैठकर उस कानून को खत्म कर दिया और अब जाहिर मजे ले रहे हैं। अच्छी बात है, सियासी जमातें अगर समझती हैं कि मफाहिमत की पॉलिसी से एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछाला गया वो अब नहीं उछाला जाए और एक तीसरी ताकत का मुकाबला किया जाए, तो तीसरी ताकत का मुकाबला मिलकर कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं और उन सवालों के जवाब ना मुस्लिम लीग नून के पास उस तरह से हैं तारीख के, माजी के, और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। बिल्कुल एक लंबी हिस्ट्री रही है नॉन कॉपरेशन की इश्यूज के ऊपर। जी ठीक है, आमिर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, ऑडियो लीक्स का जो मामला है इसके ऊपर कमेटी कायम की जा रही है, आईएसआई और आईबी के सरबराहान शामिल होंगे इसमें। तो पहले तो कोई टिप दे दीजिए तहरीक इंसाफ वालों को और नून लीग वालों को कि आप लोगों की कोई ऑडियोज लीक नहीं होती, तो क्या ऐसा आप करते हैं कि आप बच जाते हैं इससे? मुझे ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी मुनाफिकाना की नहीं है। जो मौक़िफ़ उसका आवाम के सामने होता है वही उसका पसे पर्दा होता है, और इसीलिए हमने जाने तक हमारी क़यादत से लेके कारकुनों तक ने दी है और हम कभी मौक़िफ़ से हटे नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर आज ये फैशन है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना। किसी को ये आर्जा 20 साल पहले लाहक हुआ है और किसी को 3-4 महीने पहले। पीपल्स पार्टी तकरीबन 54-55 साल से इसके खिलाफ जद्दोजहद करके पाकिस्तान में आइन दे के ये कहती रही है कि हर इदारे को अपनी डोमेन के अंदर काम करना है। तो क्योंकि पीपल्स पार्टी कोई मुनाफिकत की सियासत करती नहीं, इसलिए पसे पर्दा कोई और बात नहीं होती, सामने कोई और बात नहीं होती। नहीं आमिर साहब, रिकॉर्डिंग तो फिर भी हो सकती है, चाहे अच्छी बातें भी क्यों ना हो रही हो। तो कोई हैकर साहब आप पे मेहरबान है, इसका मतलब ये है। तो फिर ये हैकर साहब की बड़ी मेहरबानी है कि अगर उन्होंने हम पे कोई नजरे करम रखी हुई है। तो क्या लगता है आमिर साहब, ये कर कौन रहा है? लीक्स कहाँ से हो रही हैं? बैरून मुल्क से हो रही हैं, लोकली हो रही हैं? क्योंकि डार्क वेब के ऊपर सेल की जा रही है रिकॉर्डिंग्स, बहुत सीरियस मामला है। ख्याल से असल में जो चीज नजर आ रही है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये था, बगिंग का सारा जो तरीकाकार या नस्ब किया गया है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कि मेरे ख्याल से ये बहुत इंतहाई जरूरी कदम था जो प्राइम मिनिस्टर ने उठाया है, और उसमें आपकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दूसरी सिक्योरिटी के इदारे हैं, आपके इंटरनल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं, और इसे देखना चाहिए। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स इमरान खान रहे हैं या मियां शहबाज शरीफ, दोनों की अगर ऑडियो लीक्स ये चीज़ें सामने आई हैं
ऑडियो लीक हुई हैं, तो फिर मेरे ख्याल से मसला तो है। लेकिन ये कितनी शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिस के अंदर, वहां पे जहां पे पॉलिसीज होती हैं, जेर बहस आती हैं, इवन पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून बनना है तो वो बहुत से मामलात जेर बहस आते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। फिर जो कैबिनेट के बहुत से ऐसे इजलास होते हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर होते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात गैर मुल्की सरबराहान से होती है, आपके फौजी सरबराहों से होती है, और बहुत से आपके मिनिस्टर्स के साथ होती है, और बहुत से सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। तो अगर ये चीज आ रही है, सेंसिटिव इश्यूज डिस्कस होते हैं और इसकी प्राइवेसी मेंटेन भी होनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। शाइस्ता साहिबा, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है, इस पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है आवाम के सामने हकायक लेके आने के लिए? और दूसरा ये कि हैकर जो है वो जो ये ऑडियोज को लीक कर रहे हैं, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पीछे हैं इसके, वो लीक कर रहे हैं मेरी ऑडियोज। देखिए, इमरान साहब को तो मैं वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते उसको डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि वो आज कह रहे हैं कल वो मुकर जाएंगे, तो मैं मतलब वो यू टर्न ले लेंगे और उनके कहने का क्या भरोसा। मतलब जब तक हमारी खाली ऑडियो आई थी उस वक्त तो आपको पता है मिठाइयाँ बंट रही थी, खुशियां मना रहे थे और वो समझ रहे थे। ऑल्दो आई फील के उस ऑडियो में जितनी जिम्मेदारी का सबूत एक ब्यूरोक्रेट ने भी दिया और जितनी जिम्मेदारी का सबूत हाईएस्ट आपके ऑफिस होल्डर एग्जीक्यूटिव ने दिया, और वो काबिल सताइश है कि उन्होंने उनको एक्सप्लेन करने की, बताने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि हाँ मेरे इसमें है, मैं भी बात करूंगा, आप भी बात कीजिएगा। तो देखें, उस पर वो बड़े खुश हो रहे थे, अपने रंग से उसको रंग भी दे रहे थे जो अपनी, और जब उनकी आई तो उस वक्त उन्होंने कह दिया कि ये उनकी है तो छोड़ दें उनकी बातें। पता है उनकी बातें अब डिस्कस करनी छोड़ देनी चाहिए। मतलब कोई सेन आदमी जो है ना जहनी तौर पे वो अब उनको नहीं डिस्कस करेगा। अब आपने कहा कि जो कमेटी बनी है, देखिए कमेटी के यू हैव टू सी के प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योरिटी है वो किसके पास थी, कौन उसका जिम्मेदार था, उसमें कहाँ लैप्स हुआ, कहाँ क्या हुआ। क्योंकि ये जैसा अभी मेरे भाई भी एक्सप्लेन कर रहे थे, ये लम्हा फिक्रिया है कि आपका हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस इज नॉट सेफ, और आपका आप एक न्यूक्लियर पावर है, आपकी फॉरेन पॉलिसीज भी वहाँ डिस्कस होती हैं, और वहाँ पे इतनी इनसिक्योरिटी है कि आप बात भी नहीं कर सकते। तो देखिए, इट इज अ वेरी सीरियस इशू एंड इट नीड्स टू बी सीरियसली डेल्ट विद। और अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कमेटी बन चुकी है, और मुझे इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बहुत केपेबल हैं। शाइस्ता साहिबा, इमरान खान साहब की जो ऑडियोज लीक होती रही हैं उनको भी कंडेम करती हैं आपके? नहीं होनी चाहिए वो? मैं उसको बिल्कुल कंडेम करती हूँ। देखिए, कंटेंट पे हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले कंडेम करना चाहिए ऑफ व्हाट हैज बीन हैपनिंग। देखिए, लेकिन मैं उस कंडेम में आप शौकत तरीन की ऑडियो को भी ना भूलें कि वो किस तरह सैबोटाज एक मुल्क की फर्दर सिक्योरिटी को, फ्यूचर को, उसकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को किस तरह वो सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे। तो कंटेंट पे तो बाद में आएंगे, लेकिन इट इज अ वेरी सीरियस इशू एंड इट शुड बी डेल्ट वेरी सीरियसली, क्योंकि ये एक ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है जो हुई है एंड इट कैन नॉट बी अलाउड। ठीक है शाइस्ता साहब, पॉइंट आ गया आपका। फैसल साहब, आपसे यही सवाल करेंगे ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात अब किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि मरीम नवाज साहिबा अक्यूज़ कर रही हैं कि इमरान खान साहब ईवान सदर में खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और NRO डिमांड कर रहे हैं, तो आपकी इतलात क्या है इस पर? कोई सदाकत है इस क्लेम में? देखिए, एक तो ऑडियो लीक वाला मामला जो सामने आया है, अल्लाह का शुक्र है सामने आ गया है। इससे पहले पाकिस्तान में सामने नहीं आया करता था, सामने आ गया, फॉर सेल है, शर्मिंदा हैं सारे पाकिस्तानी। और खौफ इस बात का है कि ये हमारे वजीर आजम हाउस का डेटा पता नहीं किस किस दुश्मन मुल्क के पास या किस किस इदारे के पास आ गया है। फैसल साहब, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये बगिंग डिवाइसेस इंस्टॉल्ड की गई हैं फिजिकली या फोन टैपिंग है? क्या लग क्या रहा है आपको? तो सूरतों में पाकिस्तान में होता रहा, सहाफियों के होते रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के होते रहे हैं, पॉलिटिशियंस के होते रहे, पहले होते रहे। ये तो ग्राउंड पर आ गया है और आने के बाद इस सतह के ऊपर आ गया है कि अब वो कमेटी बन गई है। अल्लाह करे कमेटी ऑनेस्टी के साथ काम करे और जो भी मुलव्विस है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। और खान साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं, जी जी
मुलाकात हुई थी, यहाँ पे कराची तशरीफ लाए थे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, और उन्होंने काफी अरसे से कुछ सहाफियों से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा हुआ है कि इस मुल्क में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और तहरीक इंसाफ है और दीगर सियासी जमातें, उनके रहनुमाओं को एक पेज पे लाके और एक माहौल जो पाकिस्तान के अंदर है उसको सॉफ्ट किया जाए। बहुत अच्छा अमल है। उसी अमल के थ्रू ये मुलाकात की तस्दीक उन्होंने कही। जो मुलाकात हुई आसिफ इमरान खान की और आमिर चीफ की, उन्होंने डिनाई नहीं किया ये खुफिया मुलाकात नहीं थी, और उन्होंने कहा मैं कहाँ मुलाकात कराऊंगा, जाहिर है प्रेसिडेंट हाउस में यही मुलाकात करवाऊंगा, और इन्होंने इसको ऑन किया, ऑफिशियली ऑन किया। मरियम साहिबा जो है वो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जिस लहजे के अंदर गुफ्तगू कर रही हैं, जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रही हैं, बहुत सारी बातों को तो जाहिर है हम पहले सुन चुके हैं, और जो बातें आप वो कर रही हैं वो एक पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है उसको ज्यादा सख्त करेंगी। सही। मैं इस वक्त देख रहा हूँ सारी सूरत हाल अगर सॉफ्ट चल रही है या समझदाराना चल रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। सोच के, समझ के, देख के, उसके लहजे में, उनके गुफ्तगू में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर है। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, इनके जो रहनुमा है जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो पाकिस्तान में ना जमहूरियत को फायदा हो सकता है ना होना है। मरियम साहब की गुफ्तगू को कौन, मतलब मैं एज अ सहाफी उसको संजीदा कैसे लूं, उन चीजों को कहाँ संजीदा लिया जा सकता है, उनकी धमकियों को, उनकी बदतमीजी को कौन सराहेगा। तो लीडरशिप इस कैलिबर की, हम बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू नहीं सुन रहे, हम सदर जरदारी से गुफ्तगू नहीं सुन रहे, हम और लीडरान से पीपल्स पार्टी के गुफ्तगू नहीं सुन रहे, हम मुसलसल मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से ऐसी गुफ्तगू सुन रहे हैं जिसका हल नहीं है, जिसका कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा। और फिर वो जवाबन हमें नजर आ रहा है पीटीआई की तरफ से भी। मेरा ख्याल है जो हुकूमत में होता है उसके अंदर बुर्दबारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ऑडियो लीक्स के हवाले से मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, और जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च है मुमकिन तौर पर, इस पर भी बात करेंगे। यहाँ शामिल करते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ऑडियो लीक से मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही थी, और इसी हवाले से जो कमेटी अब सामने आई है जिसमें इंटेलिजेंस के आला अफसरान, आला क़यादत शामिल होगी, उसकी फाइंडिंग्स का इंतज़ार है कि आया अब किस रुख ये ऊँट बैठने वाला है, और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें मज़ीद ऑडियो लीक्स को रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो आमिर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो साइफ़र गुम होने का मामला है, इमरान खान साहब ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में इसका इजहार किया है कि उनको नहीं मालूम कि जो उनकी कॉपी थी वो कहाँ गई। इस पे ताज्जुब हुआ आपको कि कैसे हो गया ये? देखिए वैसे तो अगर आप एकदम किसी से ये बात सुने, कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो और वो कहे कि मेरी कॉपी, ये भी इंकशाफ करे कि गायब हो गई है, और बड़े आराम से कि पता नहीं किधर गायब हो गई, ताज्जुब तो होना चाहिए। लेकिन जो इमरान खान साहब को समझता जानता हो और इमरान खान साहब का 20-22 साल से देख रहा हो कि वो किस तरह की सियासत कर रहे हैं, तो फिर ताज्जुब नहीं होता। इमरान खान से आप इस तरह के कामों की तवक्को कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड है, इमरान खान साहब को समझना चाहिए। अब उनके साथ एक बहुत बड़ी बात लगती है कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और उसकी उनकी बात सिर्फ उनके लिए या उनके चंद फॉलोअर्स या बहुत सारे फॉलोअर्स जो बहुत उनकी मोहब्बत में अंधे हैं उन्हीं के लिए अहम नहीं होती। अब दुनिया भी उसका नोटिस लेती है। अब इमरान खान साहब को सोच समझ के बात करनी चाहिए। पहले तो उन्होंने जिस तरह से एक भोंडे तरीके के साथ पहले कहा साइफर में ये आया, इसमें आया, लीक्स में कि किसी का नाम नहीं लेना, फिर साइफर को जब इन्होंने वो खेल खेलना था जो लीक में इन्होंने कहा, ऑडियो लीक में कि भाई हम खेल खेलेंगे, इससे खेलें थोड़ी देर, तो वो खेल खेलना था, तो उन्होंने कहा और मिनट्स भी लिख लेंगे अपनी मर्जी के। मेरे मुंह से निकल आया अमेरिका, जी मिनट्स भी अपनी मर्जी के लिखें, फिर अमेरिका का नाम नहीं लेना और खुद तकरीर में कहते हैं वो अमेरिका हो कोई और मुल्क था, मैंने नाम नहीं लेना था। तो देखिए मैं समझता हूँ अब सीरियस हो जाना चाहिए। इमरान खान साहब इस वक्त मेरे ख्याल से 72 साल के करीब उनकी उम्र है, तो इस उम्र, इसके बाद अब कब इंसान मैच्योर होता है, इस उम्र में तो मैच्योर हो जाना चाहिए। अब इमरान खान साहब को अपना वो लड़कपन से और खिलाड़ी के एक फेज से बाहर निकल के एक मुदब्बर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। फैसल साहब यही सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जो साइफर गुम होने का मामला है ये कितना सीरियस है, कि एक बात तो ये कि मिनट्स खुद लिखने की बात की जा रही है उसके अंदर, तो उस ऑडियो के कंटेंट्स में आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ मिली या नहीं? फिर
पास दो सवाल निकलते हैं सवाल के जवाब में। एक तो ये कि जब वजीर आजम थे इमरान खान साहब, तब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और उसके अंदर साइफर से मुतालिक मीटिंग हुई और उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट देखा और उस स्टेटमेंट के अंदर साजिश और मुदाखलत वाली बात हमारे सामने आई। डिमार्च भी जब किया इमरान खान साहब नहीं रहे वजीर आजम, तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और तकरीबन सेम स्टेटमेंट हमें बाहर मिला पब्लिक को सुनने को, और वहां पे साइफर मौजूद था। यानी कि इमरान खान साहब के जाने के बाद, शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने के बाद भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसका बयान वही आया और साइफर था। तो इसका मतलब है साइफर था इमरान खान के जाने के बाद। दूसरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी साइफर भेज दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के पास भी कॉपी है, तो दो जगह पे तो मुस्तनद है कि कॉपी है। अब इमरान खान साहब की बातों को हम क्या करेंगे लेके, आप उसके ऊपर तहकीकात करें। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग, सरबराही में मीटिंग हो चुकी है, उनके पास साइफर है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी साइफर है, साइफर पे तहकीकात कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने। इमरान खान डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड सुप्रीम कोर्ट पूरी कर दे, हुकूमत कर दे, सुप्रीम कोर्ट कर दे। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो चुका है, उसका बयान आ चुका है, सारी दुनिया ने सुन लिया, छप गया, टीवी पे चल गया है, तो साइफर तो है। अब साइफर है, मैं तो उसको आगे बढ़ाने की बात करूंगा। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पे अब क्या बात की जाए, पूरे एज अ पाकिस्तानी मुझे जानने की जरूरत है, सारे पाकिस्तानी को जानने की जरूरत है, साइफर सही है, गलत है, क्या है। यकीनन क्लैरिटी इस इशू के ऊपर होनी चाहिए जी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है, इस पे अगर गुफ्तगू कर लें, शाइस्ता साहिबा क्या प्लान कर रही है गवर्नमेंट? कहा यह जा रहा है कि किसी सूरत इस्लामाबाद में एंटर नहीं होने दिया जाएगा इस लॉन्ग मार्च को, तो क्या प्रोटेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है इमरान खान साहब का? सिर्फ एक बात करनी है कि देखें, बहुत ही अच्छा हो अगर आप लोग ना किसी फॉरेन ऑफिस को बुला के उनसे बात करें। एक्चुअली ये इतना सिंपल किस्सा है नहीं। अव्वल तो साइफर की कॉपी कराने का आपको कोई राइट ही नहीं है, उसकी कॉपीज नहीं बनती, और दूसरी बात साइफर का ये कलर भी नहीं होता, और तीसरी बात ये है कि जो मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी की हुई उनमें साइफर फॉरेन ऑफिस के लोग लेके आते होंगे, और इमरान खान साहब ने कॉपियां बना के उसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जैसे वो मैं क्या कहूँ कि इतना सीरियस कि दुनिया की कहीं कोने में ऐसा नहीं होता जिस तरह उन्होंने कॉपियां करा के बांटी हैं। तो दूसरी ये तो दिस नीड्स टू बी थॉरली इन्वेस्टिगेटेड। अच्छा, अब आपने कहा कि लॉन्ग मार्च, देखें लॉन्ग मार्च वहाँ वो दारुल खिलाफा है, वहाँ दुनिया के तमाम फॉरेन ऑफिसेज हैं, वहाँ डिप्लोमेट्स बैठे हैं, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ की जो वो है वो सारी हुकूमत के हाथ में है, और हम किसी सूरत भी किसी कैपिटल में भी दुनिया के ये नहीं होता कि आप वहाँ पे यलगार करने की इजाज़त दे दें, क्योंकि हमारे एक लाडले एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका दिल चाह रहा है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और वो धरना भी देंगे, क्योंकि उन्होंने शाइस्ता साहिबा, लेकिन आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार लोग आएंगे, फिर इतना पैनिक क्यों है कि आपको पैरामिलिट्री फोर्स भी बुलानी पड़ रही है? आप ये क्यों एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वहां पर इंतशार ही फैलाया जाएगा, एहतजाज नहीं होगा? मेरे भाई, आपने देखा नहीं था 25 तारीख को भी जब वो आए थे तो दरख्तों को आग लगाई थी, बस स्टॉप्स को आग लगी थी, पथराव हुए थे। आप कैसे कह सकते हैं? आप मॉब मेंटेलिटी समझते हैं कि क्या होती है? एक आदमी जरा सी बात करते और वो तो खुलेआम ये कहते फिर रहे हैं कि मेरे लोग, मुझे हाथ लगा के देखो, मेरे लोगों के हाथ तुम्हारे गिरेबानों तक होंगे। तो देखिए, जो शख्स फौज में तकसीम करना चाहता है, जो लोगों में को उकसाता है, उसके ऊपर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? चाहे 10 टाइम सिक्योरिटी मेंटेन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और कोर्ट के भी ये ऑर्डर्स हैं कि रेड जोन और उधर नहीं आने देना है, उसके लिए एक जगह मुकर्रर हो, वो वहाँ आए, जितनी देर चाहते हैं बैठे। लेकिन अगर वो जो रेड लाइन्स हैं उसको क्रॉस करेंगे, और कोर्ट्स ने भी रेड लाइन्स ड्रॉ की हैं, तो फिर आप कार्रवाई करेंगे। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। आमिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, पीपल्स पार्टी हमेशा अदम तशद्दुद की बात करती है, पिछली मरतबा भी टॉर्चर हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, और उसको आपके कुछ रहनुमाओं ने भी कंडेम किया। अगर दोबारा से यही रवैया होता है हुकूमत का, तो आप साइडलाइन करेंगे अपने आप को या सपोर्ट करेंगे इस रवैये को? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा हमारे खिलाफ भी लॉन्ग मार्च और धरने होते रहे हैं, और हमने सियासी तौर पे निपटा है।
और जब इमरान खान आ रहे थे उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एज अपोजिशन पार्टी मियां नवाज शरीफ के टेन्योर में हमने इन्हें पूरी इजाज़त ले के भी दी और देखा वो एक्सपोज भी हुए। लेकिन एक बात बड़ी ज़रूरी है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च किस वजह से है। पहला, उसके बुनियादी अगर कोई मुतालबा खुद से गैर आइनी हो तो उस पर आप आइनी किस तरह मांग सकते हैं ट्रीटमेंट कि मैं एक गैर आइनी मुतालबा लेके आ रहा हूँ लेकिन मुझे आइन के तहत आप निपटे उस पर, ये कैसे हो सकता है? पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड कभी भी बेहतर नहीं है। इमरान खान तशद्दुद करते हैं, जलाओ गिराओ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर रेड जोन के अंदर जो उन्होंने कैपिटल में किया है जितनी दफा आए हैं वो कोई ऐसी मिसाल नहीं है पास्ट कंडक्ट को देखते हुए कि इमरान खान को इजाजत दी जाए। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान कौन से, एक तो वो कहते हैं फौरी इलेक्शन इस वक्त सब जानते हैं नहीं हो सकते। आज पंजाब हुकूमत से पूछें तो पंजाब हुकूमत, जनूबी पंजाब डूबा हुआ है, बलोचिस्तान पूरा डूबा हुआ है, सिंध डूबा हुआ है, कैसे इलेक्शंस हो सकते हैं? कोई जी होश इंसान ये बात, इस मुतालबे को सपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरा, मुजम्मिल साहब, जो बहुत जरूरी बात है, इमरान खान का मुतालबा इलेक्शन से भी ज्यादा बड़ा जो हो गया है और जिसके लिए वो आना चाह रहे हैं वो है पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का तकर्रुर। उसमें तो ना किसी अपोजिशन लीडर का कोई रोल होता है और फिर किसी सियासी जमात के सरबराह का बिल्कुल कोई रोल नहीं होता। इमरान खान के पास ये मौका आया था, इमरान खान ने कानून के तहत उसे एक्सरसाइज किया था और तमाम जमातों ने उसे माना था। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस पर क्लियर है और जो सियासी मामलात हैं इसके अलावा वो गुफ्तगू से ही निपटाने चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, फैसल अजीज़ खान, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।